चलिए, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। कल हम लोगों का पहला क्लास था और आज सेकंड क्लास है, तो आज के क्लास में हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। ठीक है, कुछ पोर्शन जो छूटा हुआ था आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। कल आप हम लोग जो डिस्कस किए थे आप लोग घर पे पढ़े थे उसको? कल उसको पढ़े थे, एक बार रिवाइज किए थे या नहीं रिवाइज किए थे बिल्कुल भी? चलिए, अच्छी बात है देवेंद्र जी, थैंक यू कि आपने उसको पढ़ा। बाकी कोई सब बाकी मारा क्या? बाकी लोगों का जवाब नहीं आया कि आप लोग पढ़ाई किए थे या नहीं किए थे। चलिए, दीपंकर ने भी बोला हाँ, मारियम वेरी गुड, अरूप। चलिए, तो आप लोग, मैं मान सकता हूँ कि आप लोग इसको पढ़े हो, अच्छी बात है। और साथ में आज के सेशन में हम लोग पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। कुछ पोर्शन जो पहले का छूटा हुआ था और एक दो चीज़ हम उसमें नया ऐड भी किए हैं, तो हम लोग उसको आज डिस्कशन कर लेंगे। और ये वाला अगर मेरा जल्दी से ख़त्म हो गया तो हम लोग और एक छोटा सा टॉपिक उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे वो तो बड़ी बात है नहीं। चलिए, एक काम करते हैं, अभी हम आप लोगों से सवाल पूछेंगे और आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट से। ठीक है, एक क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं होगा? किसी का कोई आपत्ति है इसमें? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार फटाफट से कल जो डिस्कस किए थे उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से जवाब देना है पब्लिक चैट में। 65 तक, चलिए कोई नहीं। आप बताइए डेट ऑफ इनेक्टमेंट, आईटी एक्ट का डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या था? फटाफट पब्लिक चैट में जवाब देना है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट 9/6, वेरी गुड। जो लोग 9/6 करता है उन्हीं लोगों के लिए आईटी एक्ट लाया गया था ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 9/6 करने वालों के लिए लाया गया था डेट ऑफ इनेक्टमेंट। चलिए, वेरी गुड। केम इन टू फोर्स, डेट ऑन विच दिस एक्ट हैज केम इन टू फोर्स, 17/10/2000। वेरी गुड, वेरी गुड। मारियम, भूषण, दीपंकर, सीताराम, रवि जी, चलिए आप थोड़ा पीछे चल रहे हो, है ना। केम इन टू फोर्स कब था? 17 अक्टूबर को था। 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को। अच्छा, चलिए बताइए, यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कशन करें और कुछ सवाल, हाँ, लाइसेंस, अगर लाइसेंस के लिए हमारा जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी एप्लीकेशन करता है उनको कितना अमाउंट का फीस देना रहता है? लाइसेंस के लिए कितना फीस देना रहता है? 25,000 रुपये उनको फीस देना रहता है। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, इसका रिन्यूअल के लिए कितना फीस देना पड़ता है? रिन्यूअल के लिए फीस कितना है? वेरी गुड, रिन्यूअल के लिए फीस है 5,000 रुपये। अच्छा बताइए, बिना लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बिना लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देते हुए मैक्सिमम कितने दिनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड रखा जा सकता है? वेरी गुड, अरूप जी, अनुराग, मल्लिकार्जुन, मरियम, लक्ष्मी, भूषण, सीताराम, रंजना, वेरी गुड। 10 दिन रहता है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, अब अगर किसी का लाइसेंस क्या हुआ ना, लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और बोला गया बाबू तुम इसको सरेंडर करो। अब वो बंदा जो है सरेंडर, अरे धत्तरी, चलिए तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, हाँ आप लोग, हम लोग, चलिए, हाँ। अच्छा, तो हम क्या पूछ रहे थे आप लोगों से, हाँ, कि अगर किसी को बोला गया कि भाई तुम लाइसेंस तुम्हारा जो है वो सरेंडर कर दो, पर वो सरेंडर नहीं किया, तो मैक्सिमम कितने दिन के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है? मैक्सिमम कितने दिन के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है? वेरी गुड, 6 महीना, 10,000 और बोथ। वेरी गुड, वेरी गुड। 6 महीना, 10,000 और बोथ, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, अब बताइए आप, सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी कितना फीस चार्ज करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो मैक्सिमम कितना अमाउंट चार्ज कर सकता है? बिल्कुल 25,000 रुपीज़ वो चार्ज कर सकता है। अच्छा, अब बताइए आप, एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को अगर हमको सरेंडर कर देना है ना, सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, कोई आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, कोई हमारा सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, वो चाहता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सरेंडर ये करवाएगा, सस्पेंड करेगा, तो मैक्सिमम कितने दिन के लिए कर सकता है विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी? वेरी गुड, 15 दिन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अब बताइए, हम लोग देखे थे सेक्शन 44 में बताया गया था पेनल्टी,
पेनल्टी किस लिए बोला गया था? किसी को अगर कोई डॉक्यूमेंट फर्निश करना है, कोई रिटर्न या रिपोर्ट फर्निश करना है ना, और उस रिटर्न वो फर्निश नहीं करता है, कितना अमाउंट पेनल्टी? वेरी गुड अरूप जी, वेरी गुड भूषण, देवेन, वेरी गुड लक्ष्मी, मरियम, दीपंकर, बिल्कुल 1.5 लाख रुपए उसका फाइन हो सकता है मैक्सिमम, है ना, नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख। अब मान लीजिए ये फाइल जो हमारा है, रिटर्न फाइल करना है, इंफॉर्मेशन फर्निश करना है, उसके लिए एक डेट दिया गया था। चलिए क्या बात, सवाल पूछने से पहले जवाब देते हैं, है ना, बिल्कुल 5,000 प्रतिदिन, 5,000 प्रतिदिन। अच्छा, अगर बुक ऑफ अकाउंट बुक मेंटेन नहीं करता है, अकाउंट बुक मेंटेन नहीं करता है तो 10,000 प्रतिदिन। क्या बात है। अच्छा, रेसिड्यूअरी पेनल्टी के बारे में कौन सा सेक्शन में बताया गया? रेसिड्यूअरी, अरे सवाल सुन लीजिए, 46 में नहीं है, 45 में है। 46 में नहीं है दीपंकर, 45 में है, अबाउट रेसिड्यूअरी पेनल्टी, जहाँ पे बताया गया पेनल्टी अमाउंट मैक्सिमम 25,000 हो सकता है। अच्छा बताइए, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के केस में कौन हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है डायरेक्टर, है ना लक्ष्मी जी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है? द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक्ट एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, है ना। अब बताया गया एपलेट ट्राइब्यूनल के बारे में, तो इन विच सेक्शन एपलेट ट्राइब्यूनल हैज बीन डिस्क्राइब्ड? एपलेट ट्राइब्यूनल के बारे में कहाँ पे बताया गया कि कौन मेरा एपलेट ट्राइब्यूनल होगा? कहाँ पे बताएगा? वेरी गुड, सेक्शन 48 में, है ना, सेक्शन 48 में बताया गया एपलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। और क्या आईटी एक्ट का कोई अलग से सेपरेट कोई एपलेट ट्राइब्यूनल है? आईटी एक्ट का कोई सेपरेट एपलेट ट्राइब्यूनल है क्या? बिल्कुल आईटी एक्ट का नहीं है अरूप जी, आईटी एक्ट का कोई नो सेपरेट एपलेट ट्राइब्यूनल इज देयर। ट्राई के केस में जो हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका जो हमारा एपलेट अथॉरिटी रहता है, द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स एंड एपलेट ट्राइब्यूनल, उसका जो आपका एपलेट अथॉरिटी होता है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्राइब्यूनल, वो हमारा यहाँ पे आके फंक्शन करता है एज एपलेट अथॉरिटी। क्लियर है? अच्छा, अपील फाइल करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है बताइए फटाफट से, ये पूछेगा इस बार। अपील फाइल कर, भूषण जी पिटाई खाइएगा, अपील फाइल करने के लिए, अपील हम हाई कोर्ट पे नहीं बोले हैं, अपील एपलेट ट्राइब्यूनल को फाइल किया जा रहा है। अपील अगर एपलेट ट्राइब्यूनल को फाइल किया जा रहा है तो 45 डेज, अपील अगर हाई कोर्ट को फाइल किया जा रहा है कितना दिन? हाई कोर्ट को फाइल कर रहे हैं तो 60 डेज। वेरी गुड, अपील एपलेट ट्राइब्यूनल 45 डेज, हाई कोर्ट थोड़ा बड़ा वाला है ना, उसके लिए उसका 60 दिन। अब बताइए, एपलेट ट्राइब्यूनल को हमने अपील किया तो कितना दिन के भीतर उसको डिस्पोजल करना है? मैक्सिमम पीरियड जिसके भीतर उनको डिस्पोजल करना है, बिल्कुल 6 महीना, मैक्सिमम 6 महीना के भीतर उसको इसका डिस्पोजल करना है। अब बताइए, हाई कोर्ट में अपील जो होता है वो तो हम लोग देख लिए, कौन सा सेक्शन पे बताया गया? हाई कोर्ट का अपील जो है कौन सा सेक्शन पे बताया गया? 62 में बताया गया। वेरी गुड दीपंकर जी, सेक्शन 62 में अपील इन हाई कोर्ट, इसके बारे में आपका बताया गया है। चलिए अब आते हैं हम लोग 65 भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, जहाँ पे टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, तो कोई सोर्स कोड था कंप्यूटर का, कोई सोर्स कोड था जो एज पर लॉ हमको प्रोटेक्ट करना था, और किसी ने क्या किया, उसको कंसील कर दिया, डिस्ट्रॉय किया, ऑल्टर किया, है ना, जानबूझ के, या फिर किसी से ऐसा करवाया, तो पेनल्टी क्या हो सकता है, पनिशमेंट क्या हो सकता है? जेल हो जाएगा। वेरी गुड, 3 साल का जेल, 2 लाख तक का फाइन और बोथ। वेरी गुड, 3 साल का जेल, 2 लाख का फाइन और बोथ हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स था यही था। इसके साथ बहुत सारा हम लोग डेफिनेशन भी देखे थे, है ना, जिसके भीतर आपका एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम था। अच्छा, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम पे कौन कौन सा की होता है बताइए? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जो होता है वहाँ पे कौन कौन सा की होता है? बिल्कुल, एक प्राइवेट की होता है और एक पब्लिक की होता है। अच्छा बताइए, डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं? मल्लिकार्जुन ने जवाब दिया, अनुराग, श्रीकांत, मरियम, वेरी गुड। डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए हम प्राइवेट की जो है उसको यूज करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं? बिल्कुल, वेरीफाई करने के लिए हम लोग आपका पब्लिक की यूज करते हैं। अच्छा, कोई एक व्यक्ति है जिसको हम डिजिटल, वन सम पर्सन इज देयर
टू whom द डिजिटल सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड। हम उसको क्या बोलेंगे, किस नाम से हम जानेंगे, वो कौन होता है? उसको एड्रेस ही बोलेंगे, सब्सक्राइबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सब्सक्राइबर बोलेंगे, बिल्कुल। जिसको हमने डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया उसको हम सब्सक्राइबर बोलते हैं। अच्छा बताइए, जैसे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक है, एक डिजिटल सिग्नेचर है, इनमें कोई संपर्क है क्या? इज देयर एनी रिलेशन इन दोनों के भीतर? कोई संपर्क है, कोई संबंध है? यहां पे आप एक बात याद रखिएगा, नाउ इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, एक्चुअली क्या है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज ए लार्जर सेट। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज ए लार्जर सेट और डिजिटल सिग्नेचर इज ए सबसेट। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप बोल सकते हैं हमारा जितना सारा डिजिटल सिग्नेचर है सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, पर जितना सारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो सब डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में आपका डिजिटल सिग्नेचर भी होता है, दूसरे प्रकार का सिग्नेचर भी होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये मेरा बड़ा वाला जो सर्कल हुआ, ये हुआ मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये क्या हुआ? मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब इसके भीतर बहुत सारा छोटा मोटा टेक्निक है, बहुत सारा प्रोसीड्यूर है, जिसके भीतर एक है मेरा डिजिटल सिग्नेचर। क्लियर हुआ? तो बड़ा वाला सेट जो है ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसके भीतर बहुत सारा छोटा छोटा यूनिट है, जिसके भीतर एक है मेरा डिजिटल सिग्नेचर। तो हर एक डिजिटल सिग्नेचर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा, पर हर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपका डिजिटल सिग्नेचर नहीं होगा। याद रहेगा? तो बड़ा कौन हुआ? देखिए आप याद रखिए, डी बड़ा है या ई बड़ा है? आप बताइए, ई बड़ा है या डी बड़ा है? कौन सा वाला बड़ा है? ई बड़ा है। तो भाई हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बड़ा है, डिजिटल सिग्नेचर छोटा है, तो डिजिटल सिग्नेचर इज इंक्लूडेड इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग कल डिस्कस किए थे, आज हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। शुरू से हम एक बार देखते जाते हैं। ये सारा हम लोग देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए। डेफिनेशन, क्रिप्टो सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने ऐड किया जो है इंटरमीडियरी, जो है इंटरमीडियरी, और हम गारंटी दे रहे हैं यहां से आपका एक 2 नंबर का सवाल आएगा। ध्यान दीजिए, कौन होता है इंटरमीडियरी? तो बोला जा रहा है इंटरमीडियरी मीन्स एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन रिसीव्स, स्टोर्स, ट्रांसमिट्स ए रिकॉर्ड और प्रोवाइड्स एनी सर्विस विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिकॉर्ड। है ना? तो हमको इंटरनेट यूज करना है, तो मेरा एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मेरा एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमको इंटरनेट दे रहा है। आप लोगों के साथ हम क्लास कर रहा हूँ, है ना, आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये डिस्कस करने के लिए हमको इंटरनेट चाहिए। मेरा जो एक मान लीजिए कोई सम ए मेरा एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमको इंटरनेट दे रहा है, तो ए हो जाएगा मेरा इंटरमीडियरी। क्लियर है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ये सब एक एक इंटरमीडियरी है। क्लियर है? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सब कौन है? ये सब इंटरमीडियरी है। साथ ही साथ बोला गया खाली यही नहीं, हम गूगल में जाके सर्च करते हैं, एक सर्च इंजन है गूगल, तो भाई गूगल भी एक इंटरमीडियरी है। हम फेसबुक में काम करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप में काम करते हैं, तो फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब भी इंटरमीडियरी हो जाएगा। हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस जहाँ पे हम अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में जाके कुछ परचेज करते हैं, तो वो भी मेरा इंटरमीडियरी है। मैं एक साइबर कैफे में जाके वेब ब्राउजिंग किया, वो साइबर कैफे भी मेरा इंटरमीडियरी है। क्लियर है? तो याद रहेगा यहाँ पे इंटरमीडियरी कौन है? जहां पे कोई हमको कोई बेनिफिट दे रहा है ना, हमको चाहिए कुछ, कोई दूसरा बंदा वो हमको प्रोवाइड कर रहा है। गूगल हमको सर्च इंजन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सर्च करने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। फेसबुक हमको सोशल मीडिया का सर्विस दे रहा है। ऑनलाइन मीडिया में हमारा फ्लिपकार्ट, हमारा अमेजॉन वो कुछ सर्विस दे रहा है। तो ये सारा लोग, फिर मेरा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, मेरा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सब मेरा इंटरमीडियरी है। क्लियर है? तो ये वाला क्लियर है इंटरमीडियरी।
इंटरमीडियरी से मुझे लगता है आपको एक सवाल इस प्रकार से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, या फिर डोंट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडियरी। यहाँ पे 3-4 को ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि भैया कौन सा इंटरमीडियरी के भीतर नहीं आता है। ठीक है, ये सारा हम लोग डिस्कस कर लिए थे। सब्सक्राइबर कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसके नाम पे इशू होता है वो सब्सक्राइबर होता है, हम लोग देखे हुए हैं। सिक्योर सिस्टम देखे हुए हैं। अब सेक्शन 3, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां पे क्या बताया गया, बोला गया ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मैं कैसे ऑथेंटिक करूंगा, ऑथेंटिकेट करूंगा, उसके बारे में कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 3 में बताया गया। तो बोला जा रहा एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय एफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर। कोई भी सब्सक्राइबर, अब देखिए सब्सक्राइबर को हमने क्या किया था, डिजिटल सिग्नेचर इशू किए थे, तो सब्सक्राइबर क्या कर सकता है, ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर उसमें एफिक्स कर सकता है ना। हम लोग देखे थे डेटा क्रिएट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर हमको एफिक्स करना रहता है। तो बोला जा रहा है ऑथेंटिकेट करने के लिए जो हमारा सब्सक्राइबर है वो क्या कर सकता है, डिजिटल सिग्नेचर को एफिक्स कर सकता है। The authentication of electronic record shall be effected by use of asymmetric crypto system and hash function which envelop and transform the initial electronic record into another electronic record। तो हम क्या करते हैं, जब हमको किसी भी रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करना रहता है, किसी को किसी के पास भेजना रहता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, तो हम 2 टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं जनरली यहाँ पे, उसके बारे में बताया गया। एक है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, जहाँ पे एक प्राइवेट की पब्लिक की हम लोग पेयर देख लिए, दूसरा एक है हैश फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों चीज हम यूज करते हैं, और ये दोनों चीज क्या करता है, एक एनवेलप क्रिएट कर देता है, एक एनवेलप क्रिएट कर देता है। क्यों, क्योंकि हमको मेरे गर्लफ्रेंड को एक चिट्ठी लिखना है, हमको मेरे गर्लफ्रेंड को एक चिट्ठी लिखना है, हमने यहाँ पे कुछ लिखा और किसी ने क्या किया, आके वो चमत्कार का बलात्कार कर दिया, है ना। 3 इडियट्स में हम लोग देखे थे, तो क्या किया, वहां पे इस चिट्ठी के साथ छेड़छाड़ कर दिया, है ना। जाने मन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और वो लिख दिया कि भाई बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता हूं, तो मेरा तो पल्ला कट जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक एनवेलप के भीतर डालेंगे, और ये एनवेलप हमको कौन क्रिएट करके देगा, तो ये जो मेरा एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है या फिर जो मेरा हैश फंक्शन है, ये हमको एक एनवेलप बना के देगा, जिस एनवेलप के भीतर जब मेरा चिट्ठी जाएगा, तो अगर मेरा एनवेलप इंटैक्ट है, मतलब ज़्यादातर चांस क्या है कि मेरा ये चिट्ठी भी इंटैक्ट है ना, ये हमारे उसके पास पहुंच जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पे आपका बताया गया। बस ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि हमको ऑथेंटिकेशन करने के लिए कौन सा क्या क्या हम यूज करते हैं, तो एक हम लोग एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम यूज करते हैं, और एक हम लोग हैश फंक्शन यूज करते हैं। और ये लोग क्या करता है, हमारा जो इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को एक दूसरा रिकॉर्ड में, एक प्रोग्राम रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है ना, और उसको फिर हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं। और जो प्रोग्राम हमारा बना, बाद में जब दोबारा हम उसके ऊपर हैश प्रोग्राम या फिर मेरा पब्लिक की हम लगाते हैं, तो मेरा जो एक्चुअल प्रोग्राम था वो मेरे पास वापस आ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग हैश फंक्शन को भी देखेंगे, उसके भीतर भी ये सारा बातें आपका बताया गया। क्या है हैश फंक्शन, तो बोला जा रहा है हैश फंक्शन मीन्स, हैश फंक्शन क्या है, इट इज एन एल्गोरिदम मैपिंग और ट्रांसलेशन of one sequence of bits into another, generally smaller set is known as hash result। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास एक मैसेज रहता है, इस मैसेज के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम लगाता हूँ, जिसको मैं नॉर्मली बोलता हूँ हैश प्रोग्राम। और जब मेरा ये प्रोग्राम इसके ऊपर लगाया, तो क्या होता है, यहाँ पे एक रिजल्ट क्रिएट होता है, नॉर्मली एक स्मॉलर सेट यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं हैश रिजल्ट। और ये हैश रिजल्ट को हम क्या करते हैं, भेज देते हैं जो मेरा रेसिपिएंट है उसके पास। और ये हैश रिजल्ट जब उसके पास जाता है, साथ में एक्चुअल फाइल भी जाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, इस हैश रिजल्ट के ऊपर दोबारा वो प्रोग्राम चलाता है, हैश प्रोग्राम। और हैश रिजल्ट के ऊपर जब ये प्रोग्राम चलेगा,
तो जो आपका आउटपुट क्रिएट होगा वो इस आउटपुट के साथ हम टैली करते हैं, इस इनपुट के साथ हम टैली करते हैं। जब ये आउटपुट और ये इनपुट दोनों सेम है, मतलब मेरा ये पहला वाला मैसेज जो था इसमें किसी भी प्रकार का टेम्परिंग नहीं हुआ है। क्लियर है? तो ये काम हमारा यहाँ पे होता है हैश फंक्शन के भीतर। एक बार मैं और आपको इसको समझाता हूँ। हमने यहाँ पे क्या क्या किया, हमने यहाँ पे क्या क्या किया, तो मेरे पास एक मैसेज है, मेरे पास एक मैसेज है, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज था, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज था। इस मैसेज के ऊपर मैंने क्या किया, हैश एल्गोरिदम जो है उसको हम अप्लाई किए। इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किए, इसके साथ इसके ऊपर हमने हैश एल्गोरिदम अप्लाई किए, ठीक है। हैश एल्गोरिदम जो है, हैश एल्गोरिदम जो है या फिर हैश प्रोग्राम भी हम उसको बोलते हैं, तो हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जब ये हैश एल्गोरिदम या हैश प्रोग्राम इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हैश रिजल्ट। मेरा हैंड राइटिंग इतना घटिया हो गया है ना, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ मुझे लग रहा है। यहाँ पे आ गया मेरा हैश रिजल्ट। क्लियर है? तो मेरे पास एक मैसेज था, उसके ऊपर हमने एल्गोरिदम लगाया, जनरेट हुआ मेरा हैश रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, मेरा जो एक्चुअल मैसेज था और मेरा जो हैश रिजल्ट है, इन दोनों को मैं भेज दूंगा जिसके पास मैं भेजना चाहता हूँ। क्या क्या भेजा, दो चीज भेजा, एक ये ओरिजिनल मैसेज, एक उसका हैश रिजल्ट, ठीक है। और उस व्यक्ति के पास भी मेरा ये हैश एल्गोरिदम है, उनके पास भी मेरा ये हैश एल्गोरिदम है। और हैश एल्गोरिदम का खासियत ये रहता है कि जब भी, जितने बार भी मैं इस रिजल्ट के ऊपर, हैश रिजल्ट के ऊपर इस हैश एल्गोरिदम अप्लाई करूंगा, मेरे पास सेम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्रिएट होगा। क्लियर है? तब मेरे पास क्या हुआ, एक आपका हैश रिजल्ट था, उस हैश रिजल्ट के ऊपर मैंने क्या किया, फिर से जो मेरा एल्गोरिदम था उसको लगा दिया। अब जब मैंने इस एल्गोरिदम को लगा दिया तो फिर से क्या हो गया, मेरे पास ये जो एक्चुअल मैसेज था ये क्रिएट हो गया। अब मेरे पास एक मैसेज पहले से था जो सोर्स मैसेज आप बोल सकते हैं, और यहाँ पे और एक मैसेज क्रिएट होगा हैश रिजल्ट के ऊपर। जब हम इसको लगाए तो ये दो मैसेज मेरा बना। अगर ये मैसेज और ये मैसेज दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला मैसेज में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे अगर छेड़छाड़ होता, जब मैंने हैश एल्गोरिदम लगाता तो डिफरेंट रिजल्ट मेरा जनरेट हो जाता। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपका देखिए बताया गया है। बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यील्ड द सेम रिजल्ट एवरी टाइम द एल्गोरिदम इज एग्जीक्यूटेड विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर जितना बार भी मैं आपका प्रोग्राम चलाऊंगा तो सेम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही क्रिएट होगा। फायदा क्या है, बोला जा रहा है ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हैश रिजल्ट प्रोड्यूस्ड। तो जो मेरा हैश रिजल्ट था, जब उसके ऊपर मैं हैश एल्गोरिदम लगा दूंगा तो मेरा ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वापस आ जाएगा। और ये दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स को जब हम टैली करेंगे और देखेंगे दोनों सेम है, तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा मेरा इस रिकॉर्ड के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 3A। सेक्शन 3A में क्या बताया गया, यहाँ पे आपका बोला गया अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सेक्शन 3A में बताया गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो ये सेक्शन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सेक्शन 3A जो है यहाँ पे बताया गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये आपका चैप्टर 2 के भीतर आता है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपका बताया गया। क्या बोला जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट एड और ओमिट any electronic signature or electronic authentication technique and produce and the procedure from the second schedule, है ना। तो बोला जा रहा है, ये क्या हम लोग लास्ट दिन डिस्कस किए थे 3A वाला इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रिकॉर्ड ऑथेंटिकेशन टेक्निक। हाँ, ये वाला हम लोग लास्ट दिन डिस्कस किए थे क्या, एक बार बताइए तो। 3A जो था, चलिए किए थे तो दोबारा कर लेते हैं, नहीं किए थे तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गेजेट नोटिफिकेशन इशू करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कौन सा यूज हो सकता है, क्या उसका प्रोसीड्योर रहेगा, इसके बारे में अमेंडमेंट कर सकता है। मतलब ऐड भी कर सकता है, ओमिट भी कर सकता है। कहाँ पे, सेकेंड शेड्यूल पे।
नो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन टेक्निक शैल बी स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल अनलेस सच सिग्नेचर और टेक्निक इज रिलायबल। तो बोला जा रहा है कोई सिग्नेचर और कोई टेक्निक जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं लगेगा कि ये कंप्लीटली रिलायबल है, तब तक उसका एंट्री हम सेकेंड शेड्यूल में नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट आप देख सकते हैं अभी भी मेरे पास आपका सेकेंड शेड्यूल जो है खाली पड़ा हुआ है ना। एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक शैल बी कंसिडर्ड रिलायबल। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक को कंसिडर किया जाएगा रिलायबल कब? बोला जा रहा है जब द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा एंड ऑथेंटिकेशन डेटा आर लिंक्ड टू द सिग्नेटरी। जो हमारा सिग्नेटरी है, जब ये सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और ऑथेंटिकेशन डेटा उनके साथ संबंधित होगा, लिंक्ड होगा, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा जो टेक्निक है ये रिलायबल है। फिर क्या बोला गया? अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिग्नेटरी। ये मेरा जो टेक्निक है, ये जो मेरा सिग्नेटरी रहेगा, मतलब जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लिया उनके कंट्रोल में अगर रहेगा तो हम बोलेंगे ये टेक्निक जो है आपका रिलायबल है। साथ ही साथ बोला गया अगर किसी भी प्रकार का ऑल्टरेशन होता है, किसी भी प्रकार का ऑल्टरेशन होता है, अगर उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, तब बोला जाएगा कि वो जो मेरा ऑथेंटिकेशन टेक्निक था या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर था ये हमारा रिलायबल है। ठीक है, तो 3A में ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बताया गया। 22, 23, 25 ये सारा हम लोग देखे हुए थे, तो हम लोग इसको और डिस्कस नहीं करेंगे। एपलेट ट्राइब्यूनल, अपील, हाई कोर्ट। हाँ, अब आएंगे हम लोग सेक्शन 66, जहां पे बोला गया कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। क्या बोला गया? कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस। ठीक है, अब कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस 66 में बताया गया। अब इसमें क्या बोला गया? कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, इसमें बोला गया एनी पर्सन डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली डज एनी एक्ट रिफर्ड इन सेक्शन 43, है ना। सेक्शन 43 में जो भी बातें बोला गया, जो भी एक्ट के बारे में बोला गया, अगर कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली वो काम करता है, कोई भी व्यक्ति अगर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली वो काम करता है, तो मैं क्या करूंगा? उसको पनिशमेंट दूंगा। कौन सा पनिशमेंट दूंगा? तो बोला गया 3 साल, 5 लाख और बोथ। क्या हो गया? 3 years, 5 लाख और बोथ, है ना। तो हमारा 3 साल का जेल भी हो सकता है, 5 लाख का फाइन भी हो सकता है, मतलब 5 लाख तक, 3 साल तक का जेल, 5 लाख तक का फाइन और बोथ, ये तीनों चीज हमारा हो सकता है। ठीक है, अब ये सेक्शन 43 में क्या क्या बोला गया था, एक्ट क्या क्या था? ये जो एक्ट हमने बोले ना, एनी एक्ट, तो कौन सा एक्ट भाई? उन्होंने एक्सेस किया, डाउनलोड किया, कॉपी किया, डैमेज किया, डिसरप्ट किया, डिस्ट्रॉय किया, मॉडिफाई किया, है ना, और ये सारा काम उन्होंने विदाउट परमिशन किया, तो इसको हम बोलेंगे सेक्शन 66 के तहत ये दिस इज एन ऑफेंस एंड पनिशमेंट क्या है? 3 साल तक का जेल, 5 लाख तक का फाइन और बोथ। क्लियर है? ये गया मेरा 66 में। 65 में क्या था? 65 में था टेम्परिंग, 65 में था टेम्परिंग, और यहाँ पे भी क्या था? 3 साल का जेल था और 2 लाख का फाइन था। यहाँ पे आपका था 3-2, यहाँ 3 साल और 2 लाख, है ना, 3 साल और 2 लाख। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे 66 के ए। 66 के ए में क्या बोला गया? 66 के ए में बोला गया पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। हम अगर ऑफेंसिव मैसेज किसी को सेंड करते हैं, किसी को फोन करके बोला तो अगर घर से निकलेगा ना मैं तेरा टांग तोड़ दूंगा, है ना। मेरा एक बीपीएम हमको एक बार धमकी दिया था कि यहाँ पे आके तू बदमाशी करता है तो हम तेरा टांग तोड़ देंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया? हमको कोई ऑफेंसिव मैसेज बताया। अब मैंने वो बात इंटीमेट मेरा हायर अथॉरिटी को कर दिया कि सर देखिए हमको ये धमकी दे रहा है ना। तो हो सकता है आपके साथ भी हो। सब लोग पीएलआई कर लीजिएगा, ठीक है, आईपी बनने से पहले पीएलआई अगर किसी ने नहीं किया कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है? 66 के ए में पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मींस ऑफ ए कंप्यूटर रिसोर्स और ए कम्युनिकेशन डिवाइसेस एनी ऑफेंसिव मैसेजेस, पनिशमेंट क्या होगा? बोला गया पनिशमेंट क्या होगा? बोला जा रहा है 3 साल, कहा गया 3 साल और फाइन। अब भाई फाइन कितने का होगा ये नहीं बोला गया,
तो हम अगर 66 के ए में जाते हैं तो ये हो गया ऑफेंसिव लैंग्वेज। यहाँ पे भी मेरा 3 साल का जेल है, फाइन है। यहाँ पे देखिए और नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया एंड फाइन, मतलब 3 साल तक का जेल तो होगा ही होगा, साथ में फाइन भी होगा। यहाँ पे और नहीं बोला गया, यहाँ पे आपका एंड बोला गया। और क्या क्या बातें हैं, तो हम बोले हैं यहाँ पे हमने जो बोला ना ऑफेंसिव लैंग्वेज, इसके भीतर क्या क्या आता है, तो बोला गया एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रॉसली ऑफेंसिव एंड हैज मिनेसिंग कैरेक्टर। मिनेसिंग का मतलब होता है थ्रेटनिंग, तो कोई भी मैसेज उन्होंने हमको भेजा जो ऑफेंसिव है, जो थ्रेटनिंग है, हमको धमका रहा है ना, तो ये काम हो गया। फिर एनी इंफॉर्मेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स, कोई व्यक्ति जो है वो जानता है दैट सम इंफॉर्मेशन इज फॉल्स बट ही हैज स्प्रेड दैट न्यूज टू कॉज एनोयंस, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred, ill will, है ना। परसिस्टेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, तो कोई अगर ये सारा काम कंटिन्यूअसली करता है, मतलब एक बार के लिए किसी को परेशान करने के लिए कुछ बोल दिया चलेगा, पर बार बार ये काम कर रहा है, परसिस्टेंटली वो ये काम कर रहा है, नोइंगली कर रहा है, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। क्लियर हुआ। तो दो चीज हमने यहाँ पे पहले देखा है ना, बेसिकली 3 चीज देखेंगे और एक चीज भी देखेंगे। तो पहला आया किसी ने ऑफेंसिव लैंग्वेज किसी को बताया है ना, या फिर उसको किसी को थ्रेटनिंग किया, थ्रेट दिया। दूसरा चीज क्या है, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कभी 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 रायोट फैलाने के लिए या कुछ उल्टा पल्टा न्यूज़ हम लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू इधर उधर भेजते रहते हैं, है ना, तो ये भी इसके भीतर आपका ट्रीट हो सकता है। तो बोला जा रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमको मालूम था वो गलत है, बट एनोयंस क्रिएट करने के लिए, इनकन्वीनियंस क्रिएट करने के लिए, मतलब डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजुरी, इस प्रकार का, या फिर एनिमिटी और हेट्रेड, ये सब क्रिएट करने के लिए अगर कोई इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, देन दिस विल आल्सो बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 66A। क्लियर है। आगे क्या बोला गया, एनी इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग अनोयंस, इनकन्वीनियंस और टू डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, किसी को ठगना, और टू मिसलीड द एड्रेसी और रेसिपिएंट अबाउट द origin of such message is punishable with an imprisonment which may extend up to 3 years and with fine। क्लियर है। तो ये तीनों केस, यहाँ पे जो 3 केस मैंने देखा, इन 3 केस के भीतर कोई भी केस अगर होता है, किसी को मैंने धमकी दे दिया, गलत इंफॉर्मेशन इधर उधर किया, साथ में इलेक्ट्रॉनिक किसी को ईमेल के थ्रू दूसरा उल्टा पल्टा बातें बताया, धोखा देने का प्रयास किया, और किसी को जो सोर्स ऑफ मैसेज है उसके बारे में मिसलीड किया, है ना, तो ये सारा केस में ये सेक्शन 66A के तहत ऑफेंस माना जाएगा एंड पनिशमेंट इज 3 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ठीक है। आगे आते हैं 66 का बी। 66 का क्या बी क्या बोला गया, तो बोला गया चोरी किया हुआ कंप्यूटर। 66 का बी हमको क्या बोला, बोला गया स्टोलन कंप्यूटर, चोरी किया, हमसे कोई लैपटॉप चुरा लिया और कहीं पे बेच दिया, तो भैया जो बेचा मैंने खरीदा है ना उनका, तो उसके ऊपर भी आपका पेनल्टी हो सकता है, उनको भी हम जेल भेज सकते हैं। तो क्या बोला गया, बोला गया पनिशमेंट ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन कंप्यूटर, चोरी किया हुआ कंप्यूटर को रिसीव करना और उसको रिटेन करना। Whoever dishonestly receive or retains any stolen computer, resource, communication device knowingly or having reason to believe the same to be stolen computer shall be punished with an imprisonment maximum कितने तक इनका, up to 3 years, फाइन कितना हो सकता है, अप टू 1 लाख। तो हमने देखा 66B में बताया गया अबाउट स्टोलन कंप्यूटर, जेल कितने दिन का हो सकता है, 3 साल तक का हो सकता है, फाइन कितना हो सकता है, 1 लाख तक का हो सकता है। तो आइदर 3 years का जेल और 1 लाख का फाइन, 1 लाख तक का फाइन, और बोथ। क्लियर है। चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 65 में हमने देखा था टेम्परिंग ऑफ सोर्स कोड, टेम्परिंग ऑफ सोर्स कोड अगर कोई करेगा कितने दिन का जेल, कितना लाख का पनिशमेंट। वॉइस मेरा क्लियर है,
मल्लिकार्जुन जी, बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए वेदर माई वॉइस इज क्लियर और नॉट। अच्छा चलिए अब बताइए, बिल्कुल 65 में क्या था, 3 साल का जेल और 2 लाख तक का, 2 लाख तक का आपका पेनल्टी, और दोनों भी हो सकता है ना, 3 साल, 2 लाख और बोथ। अच्छा बताइए 66 में हमने क्या देखा था, 66 में हमने क्या देखा था, क्या देखा था उसमें, सेक्शन 66 जब हम लोग देखे थे, सेक्शन 66 में हम लोग क्या देखे थे, सेक्शन 66 में हम लोग देखे थे कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के भीतर क्या आया, किसी ने मेरे कंप्यूटर के भीतर एक्सेस किया, वहां से कुछ डाउनलोड किया, कुछ कॉपी किया, कुछ छेड़छाड़ किया, है ना, तो यहाँ पे 3 साल का जेल, 5 लाख तक का आपका पनिशमेंट, और आपका दोनों भी हो सकता है ना, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में 3 साल, 5 लाख और बोथ। अब आते हैं हम लोग मेरा 66 का ए, 66 का ए में क्या था, ऑफेंसिव लैंग्वेज। 66 के ए में क्या था, ऑफेंसिव लैंग्वेज। किसी ने ऑफेंसिव लैंग्वेज बोला, गलत मैसेज को आपका स्प्रेड किया, तो ये सारा जगह पे क्या क्या है, 3 साल का जेल है एंड फाइन, 3 इयर्स का जेल एंड फाइन, बट फाइन अमाउंट इज नॉट मेंशन्ड, यार कि कितने तक का फाइन होगा इसका कोई लिमिट नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सीरियसनेस और ग्रेविटी ऑफ द केस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 66 के बी। 66 के बी में क्या बताया गया, 66 के बी में बताइए किसके बारे में बताया गया, यहाँ पे बताया गया हमारा स्टोलन कंप्यूटर के बारे में। स्टोलन कंप्यूटर, अगर किसी ने कंप्यूटर चोरी किया, मतलब चोरी नहीं किया, चोरी तो दूसरे ने किया पर उनके पास बेच दिया, उनको भरोसा था कि भाई ये चोरी का ही माल है, फिर भी ले लिया, तो कितने दिन का जेल, कितने लाख का फाइन, चोरी किया हुआ माल परचेज कर लिया, 3 साल और 1 लाख, वेरी गुड, 3 साल और 1 लाख, है ना, और बोध भी हो सकता है। चलिए तो 66 के बी तक हम लोग देखें। अब आते हैं हम लोग 66 के सी में, 66 के सी में, ठीक है, ऑफेंसिव लैंग्वेज, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। चलिए 66 के सी में बताया गया पनिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी थ्रेफ्ट, पनिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है whoever fraudulently or dishonestly make use of electronic signature, password or any other unique identification feature of any other person shall be punished with an imprisonment of either description for a term which may extend up to 3 years and shall be liable for a fine up to rupees 1 lakh। तो यहाँ पे भी हमने देखा आइडेंटिटी थेफ्ट में भी 3 साल 1 लाख, 3 साल 1 लाख मेरा पहले कहाँ पे था, 66 के बी में भी था, है ना, 66 के बी में भी था 3 साल और 1 लाख, है ना, और बोथ 66 के सी में भी मैंने देखा 3 साल 1 लाख और बोथ। 66 के ए बी में क्या था, वहां पे था स्टोलन कंप्यूटर को रिसीव करना। 66 के सी में क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब जैसे मान लीजिए मेरे फेसबुक का पासवर्ड आपने किसी तरीके से आपको मिल गया और आपने क्या किया, उस आईडी पासवर्ड से आपने फेसबुक खोला और फेसबुक खोलने के बाद आप किसी भी प्रकार का एक्टिविटी आप वहां पे कर रहे हो सकता है बहुत जगह पे देखिएगा आपका इस प्रकार का एक्टिविटी होता है। मान लीजिए हमारा आईडी पासवर्ड आपको पता चल गया, या फिर किसी तरीके से आपने उसको खोल के उसी के माध्यम से किसी को मैसेज कर रहे हो, किसी को कुछ उल्टा पल्टा कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके ऊपर क्या पनिशमेंट आएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट का ऑफेंस लगाया जाएगा। मेरा जो आइडेंटिटी था आपने उसको चुरा लिया, पासवर्ड चुराने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आइडेंटिटी चुराया, है ना, तो यही बात आपका बताया गया आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए 3 साल 1 लाख, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए 3 साल 1 लाख। अब आते हैं हम लोग 66 के डी में। 66 के डी में क्या बोला गया, बोला गया पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, पनिशमेंट बाय चीटिंग, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। पर्सोनेशन का मतलब होता है बेच धर्म करना, है ना, जैसे मान लीजिए रावण, रावण का नाम आप लोग सुना ही होगा, है ना, रावण क्या किया था, रावण ने एक आपका जो मॉन्क था, है ना, कोई एक सन्यासी था, सन्यासी का वेश धारण किया, कोई एक मुनि का, कोई एक ऋषि का, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सीता माँ के पास गया और जाके क्या किया, वहां से उनको किडनैप कर लिया। तो इन्होंने क्या किया, रावण अपने आइडेंटिटी पे वहां पे नहीं गया था,
वो किसी का वेश धारण किया था, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पर्सोनेशन था। अब रावण अगर ये ऑनलाइन करता तो उसके ऊपर हम ये पर्सोनेशन का पनिशमेंट लगाते कि भाई तुमने क्या किया, ये गड़बड़ किया। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इजीली, जैसे मान लीजिए मेरे नाम से किसी ने फेसबुक में एक दूसरा आईडी खोल दिया, है ना, वहां पे क्या किया, मेरा जो डीपी है या फिर प्रोफाइल पिक्चर है ना, प्रोफाइल मेरा जो पिक्चर है वो प्रोफाइल पिक्चर लगा दिया, है ना, या फिर मेरा कोई फोटो उसमें डाल दिया। डालने के बाद वहां से मैसेज करते रहता है, एक बार आपको मैसेज किया, एक बार किसी और को मैसेज किया कि भाई हमको 5,000 चाहिए, हमको 10,000 चाहिए, तू भेज, है ना। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पर्सोनेशन टेक्निक का यूज किया। चीटिंग कर रहा है कैसे, बाय मीन्स ऑफ पर्सोनेशन, बाय यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे देखिए डिफाइन किया गया पर्सोनेशन को, बोला जा रहा है पर्सोनेशन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। मैं जो हूं ना, मैं उसका नहीं, कुछ दूसरा होने के लिए प्रिटेंड कर रहा हूं, भान कर रहा हूं, ढोंग कर रहा हूं, है ना, और इसके माध्यम से किसी को डिसीव करना, कोई चीज को मैनिपुलेट करना, तो इसको बोला जाता है पर्सोनेशन। तो बोला जा रहा है हु एवर by means of communication device और computer resources cheats by personation। by personation अगर कोई चीटिंग करता है, पनिशमेंट क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे भी 3 साल 1 लाख। देखिए एकदम 66 के बी से शुरू हुआ, 66 बी, 66 सी, 66 डी। तो पर्सोनेशन के केस में भी मेरा क्या हो गया, 3 साल 1 लाख, है ना, 3 साल 1 लाख और बोल, है ना। चलिए अच्छा, चलिए यहाँ पे एक हल्का सा आपका अंतर है, यहाँ पे हम लोग जब देख, अच्छा चलिए ये दोनों सेम ही है, एक्सटेंडेड 3 ईयर्स। हाँ, तो यहाँ पे आपका 66 बी में जो अंतर था, यहाँ पे आपका क्या बोला गया था, 3 साल और फाइन और बोथ, है ना। यहाँ पे आपका दिया गया है 3 साल एंड आपका 1 लाख, ठीक है, 3 ईयर्स एंड शैल बी लायबल टू फाइन अप टू 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका वही दिया गया 3 साल और 1 लाख। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग 66 ई में। 66 ई में क्या बोला गया, बोला जा रहा है पनिशमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी। अगर किसी का प्राइवेसी का कोई वायोलेशन करता है, भंग करता है, तो उनको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो बोला जा रहा है हु एवर इंटेंशनली और नोइंगली कैप्चर, पब्लिशेस और ट्रांसमिट, इन तीनों शब्द को हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, कैप्चर क्या है, पब्लिश क्या है और ट्रांसमिट क्या है। तो बोला जा रहा है एनी पर्सन हु एवर इंटेंशनली और नोइंगली कैप्चर करता है, पब्लिश करता है या फिर ट्रांसमिट करता है इमेज ऑफ एनी प्राइवेट एरिया, किसी भी प्राइवेट एरिया का इमेज ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब बोथ मेन एंड वोमेन, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली नहीं बोला गया कि किसी महिला का ही होगा, बोला गया एनी पर्सन, नॉट ओनली फॉर वोमेन, विदाउट हीज और हर कंसेंट। देखिए यहाँ पे और क्लियर कर दिया गया, वो व्यक्ति आपका पुरुष भी हो सकता है, वो व्यक्ति आपका महिला भी हो सकता है, इज सेड टू वायोलेट द प्राइवेसी ऑफ दैट पर्सन, है ना। किसी भी व्यक्ति ने इंटेंशनली नोइंगली कैप्चर किया, पब्लिश किया, ट्रांसमिट किया हमारा किसी भी प्रकार का इमेज को, किसी भी प्रकार का प्राइवेट एरिया का इमेज को उन्होंने ये किया, तो बोला जा रहा है इट इज ए वायोलेशन ऑफ माई प्राइवेसी। और अगर कोई ये करेगा तो पनिशमेंट देंगे, कितना पनिशमेंट देंगे, बोला जा रहा है 3 साल का जेल, 2 लाख का फाइन या फिर बोथ, है ना। तो ये तीनों चीज आपका हो सकता है, तो 3 साल का जेल, 2 लाख का फाइन और आपका बोथ, है ना, ये दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग 3 साल और 2 लाख एक और जगह पे देखे थे जहाँ पे टेम्परिंग ऑफ सोर्स कोड था 65 में, वहां पे भी आपका बोला गया था, याद करके देखिए, 3 साल का जेल था और 2 लाख का फाइन था। 66 ई में भी हम आते हैं तो 3 साल तक का जेल, 2 लाख का फाइन और बोथ, ये भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म हम लोग यूज किए थे, ट्रांसमिट, कैप्चर, प्राइवेट एरिया और पब्लिश, क्या क्या है, तो बोला जा रहा है ट्रांसमिट का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सेंड ए विजुअल इमेज, विजुअल इमेज को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करना, एक जगह से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे, चाहे वो ब्लूटूथ के थ्रू हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, एक मोबाइल से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फॉरवर्ड करना। तो बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली सेंड ए विजुअल इमेज विथ इंटेंट दैट इट
टू बी व्यूड बाई अदर पर्सन और पर्सन, किसी दूसरे के द्वारा इस इमेज को देखा जाएगा। इस उद्देश्य से अगर मैं किसी भी प्रकार का इमेज को ट्रांसमिट करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ, तो दिस विल बी कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिट। अब बोला गया कैप्चर, कैप्चर के भीतर क्या हुआ, तो खाली फोटो खींचना नहीं है, बोला जा रहा है वीडियो करना है, फोटोग्राफ है, फिल्म, रिकॉर्ड, ये सारा चीज जो है इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैप्चर। वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ, फिल्म और रिकॉर्ड, ये सारा चीज हो जाएगा कैप्चर के भीतर। प्राइवेट एरिया के भीतर क्या बोला गया, बोला गया प्राइवेट एरिया मीन्स नेकेड और अंडरगारमेंट क्लैड जेनिटल्स। क्लैड का मतलब होता है ढका हुआ, अंडरगारमेंट के द्वारा ढका हुआ जेनिटल, पब्लिक एरिया, बटक और फीमेल ब्रेस्ट, ये सारा जो आता है दिस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट एरिया। ठीक है, आगे आते हैं पब्लिशेस। पब्लिशेस का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन इन ए प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू पब्लिक। तो कोई भी इमेज है उन्होंने किसी ने क्या किया, प्रिंट कर लिया या फिर इलेक्ट्रॉनिकली ये क्या कर दिया, किसी दूसरे व्यक्ति के पास अवेलेबल कर दिया, इसका मतलब हो जाएगा उन्होंने इसको पब्लिश किया। तो ये डेफिनेशन जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। आगे आते हैं हम लोग 66 का एफ। 66 का एफ यहाँ पे क्या बोला गया, तो बोला गया पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म का पनिशमेंट क्या है, तो भयंकर पनिशमेंट रहेगा, सबसे बड़ा वाला पनिशमेंट यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। बोला जी द एक्टिविटी, अब ये पहला बात आता है कि साइबर टेररिज्म है क्या, साइबर टेररिज्म के पनिशमेंट देंगे तो भाई ये है क्या चीज। बोला जा रहा है द एक्टिविटी टू थ्रेटन, द एक्टिविटी टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का इंटीग्रिटी, यूनिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को अगर कोई थ्रेट पहुंचाता है ना, या फिर टू स्ट्राइक टेरर, है ना, डर पैदा करता है लोगों के मन में, तो इस प्रकार का एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, साइबर टेररिज्म बोलेंगे। और इस प्रकार के डर से, इस प्रकार से हमने जो थ्रेटनिंग इंसिडेंट क्रिएट किया अगेंस्ट आवर नेशन, तो उसमें क्या हो सकता है, कुछ लोगों का जान जा सकता है, कुछ लोगों इंज्योर्ड हो सकता है ना, कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, डैमेज्ड हो सकता है। तो ये सारा एक्टिविटी जो है दिस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। तो बोला जा रहा है द एक्टिविटी टू थ्रेट द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और ए सेक्शन ऑफ पीपल, किसी सेक्टर ऑफ पीपल के मन में मैं डर पैदा कर दिया, है ना, कि मान लीजिए मैं थ्रू ईमेल एक मैसेज कर रहा हूं क्या, कि इस मंदिर में एक बम है, तो ये क्या कर रहा है, लोगों के मन में, उस मंदिर में जो लोग हैं उनके मन में एक डर आएगा कि भाई यहाँ पे बम है, और सब लोग दौड़ भाग करते रहा और वहाँ पे बहुत लोग का डेथ हो गया, कुछ लोग इंज्योर्ड हो गया, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। तो ये चीज़ जो है दिस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। बोला जा रहा है हु एवर कमिट्स और कंस्पायर्स टू कमिट साइबर टेररिज्म शैल बी पनिशमेंट विथ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो साइबर टेररिज्म का पनिशमेंट क्या है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, है ना, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट याद रखना है। साइबर टेररिज्म जो है इसके लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो है दिया जाता है। अब आते हैं हम लोग पनिशमेंट ऑफ पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सिन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। किसी भी प्रकार का अश्लील मटेरियल को अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम पब्लिश करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं, तो दिस विल कम्स अंडर ए ऑफेंस अंडर सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट। क्या बोला जा रहा है, ऑब्सिन मटेरियल के बारे में यहाँ पे, चलिए 67 यहाँ पे क्या बताया गया, ऑब्सिन मटेरियल के बारे में बोला जा रहा है हु एवर पब्लिशेस और ट्रांसमिट or cause to be published or transmit in electronic form any material which is lascivious or appeals to the prurient interest is punishable। तो कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का मटेरियल जो किसी के मन में कामना का भावना जो है वो जगा सकता है ना, लास्ट क्रिएट कर सकता है, आपका प्रूवेंट इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकता है, तो बोला जा रहा है वहाँ पे उनके अगेंस्ट में हम एक्शन ले सकते हैं। तो क्या क्या एक्शन हो सकता है, तो बोला गया पहला ओकेशन में, ऑन द
फर्स्ट कन्विक्शन और ये है आपका सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। तो पहला कन्विक्शन अगर कोई करेगा तो 3 साल का जेल, 5 लाख तक का फाइन, है ना। तो यहाँ पे हमारा दो केस आता है, एक हो गया फर्स्ट ओकेशन, एक हो गया सब्सिक्वेंट ओकेशन। फर्स्ट ओकेशन में क्या होगा, 3 साल का जेल। सब्सिक्वेंट ओकेशन में क्या होगा, तो बोला 3 साल का जेल और 5 लाख का फाइन, है ना। 3 साल का जेल और 5 लाख का फाइन। सब्सिक्वेंट में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो जेल है वो 3 साल से बढ़ के 5 साल हो जाएगा कि भाई पहला बार गलती किए थे इसलिए 3 साल में छोड़ दिया, सेकेंड टाइम किया तो भाई 2 साल उसमें जोड़ दीजिए, तो 3 + 2 हो गया 5 साल, तो 5 साल का जेल। अब बोलेंगे 5 साल का जेल दिए, ये फाइन भी हम डबल कर देंगे, तो यहाँ पे हमने 10 लाख का पेनल्टी लगा दिया। क्लियर है। तो ओएम नंबर हमारा जो 67 है वो हमको बताता है ऑब्सिन मटेरियल, अश्लील मटेरियल को ट्रांसमिट करने के बारे में। मेरा वॉइस जा रहा है कि नहीं? मिश्रा जी ने मैसेज किया आई एम नॉट ऑडिबल, बाकी लोग प्लीज। अभी आप अध्याय जी आप सुन पा रहे हो ना अभी? प्लीज कंफर्म करिए वेदर आई एम ऑडिबल क्लियरली और नॉट। आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर रिकनेक्ट कर जाइए, मुझे लगता है आपका वॉइस आ जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया, कोई भी व्यक्ति अगर अश्लील मटेरियल को, है ना, ऑब्सिन मटेरियल को अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश करता है या किसी के पास ट्रांसमिट करता है, पनिशमेंट क्या होगा। अगर फर्स्ट ओकेशन है तो 3 साल का जेल, 5 लाख तक का पेनल्टी। सब्सिक्वेंट ओकेशन है, सेकेंड टाइम है, तो 3 के साथ 2 जोड़ दीजिए, 5 साल का जेल, उसके में डबल कर दीजिए तो 10 लाख का पेनल्टी, है ना। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये गया मेरा 67 जहाँ पे बोला गया ऑब्सिन मटेरियल। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग आगे। आगे बताया गया 67 के ए, 67 के ए, यहाँ पे क्या बोला गया, बोला जा रहा है पनिशमेंट और पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का सेक्सुअली एक्टिविटी करते हुए उस प्रकार का वीडियो वगैरह कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजा जाता है किसी के पास, उसके लिए ट्रांसमिट किया जाता है या फिर पब्लिश किया जाता है, तो वहां पे क्या पनिशमेंट होगा। अभी अभी आवाज सुनाई दे रहा है? मिश्रा जी प्लीज कंफर्म वेदर आई एम क्लियरली ऑडिबल और नॉट नाउ। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 67A। तो पहला वाला 67 में मैंने देखा अश्लील मटेरियल, ऑब्सिन मटेरियल था। पहले वाला में क्या था, ऑब्सिन मटेरियल था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार का सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, मतलब किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, इस प्रकार का कोई किसी भी प्रकार का अगर मटेरियल अगर किसी के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है या फिर पब्लिश किया जाता है, यहाँ पे क्या है पनिशमेंट, तो बोला गया 5 साल का जेल, 10 लाख तक का फाइन, है ना। ये फर्स्ट ओकेशन में। और सेकेंड ओकेशन में क्या है, तो देखिए पहले वाला में था 3 साल 5 साल, यहाँ पे क्या कर दिया, 2 साल और बढ़ा दिया, है ना, 2 साल यहाँ पे और बढ़ा दिया। और यहाँ पे पनिशमेंट का अमाउंट जो है ये मिनिमम कितना है, 10 लाख तक का, है ना। तो यहाँ पे 5 साल का जेल, 10 लाख तक का पेनल्टी। और सेकेंड केस में क्या है, तो सेकेंड केस में है 7 साल का जेल, 7 ईयर्स का जेल और साथ में 10 लाख तक का पेनल्टी। याद रहेगा, याद रहेगा। तो आप यहाँ से याद क्या रखिएगा, यहाँ पे है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, इसको अगर ट्रांसमिट किया तो इसके लिए पनिशमेंट ज़्यादा है। कितना है, 5 साल का जेल, यहाँ पे 7 साल का जेल, 10 लाख का जुर्माना, ठीक है। और पहला वाला केस हमने देखा अगर ऑब्सिन मटेरियल, ऑब्सिन मटेरियल मतलब किसी भी प्रकार का मान लीजिए इमेजेस अगर किसी ने सेंड किया, तो यहाँ पे क्या है, तो 3 साल का जेल, 5 लाख तक का फाइन। अगर सब्सिक्वेंट ओकेशन होगा ये 3 साल हो जाएगा 5 साल, ये 5 लाख हो जाएगा 10 लाख। और यहाँ पे मैंने देखा 5 साल 10 लाख और 7 साल 10 लाख। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 67 का बी। क्या बोला गया, बोला जा रहा है पनिशमेंट फॉर
पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रेन एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। सर आज नहीं खाएंगे सर, गला आपका हालत खराब है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी भी प्रकार का बच्चे का अगर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट करते हुए अगर कोई भी आपका मटेरियल जो है अगर कोई पब्लिश करता है या फिर ट्रांसमिट करता है तो यहाँ पे क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, तो यह आपका 67 का बी। तो बोला जा रहा है इसके भीतर ऑफेंडर किसको किसको माना जाएगा, ऑफेंडर किसको किसको माना जाएगा, तो बोला जा रहा है एनी पर्सन हु पब्लिशेस और ट्रांसमिट और कॉजेज टू बी पब्लिश्ड और ट्रांसमिट मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच डिपिक्ट्स द चिल्ड्रेन एंगेज्ड इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। अगर इस प्रकार का किसी एक्ट में या कंडक्ट में कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, इसको अगर कोई पब्लिश करता है या ट्रांसमिट करता है। दूसरा, क्रिएट करता है किसी भी प्रकार का टेक्स्ट को, किसी भी प्रकार का इमेज को कलेक्ट करता है, किसी से मांगता है, ब्राउज करता है, डाउनलोड करता है, एडवर्टाइज करता है, प्रोमोट करता है, एक्सचेंज करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उनको भी ऑफेंडर माना जाएगा। बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे खाली वो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो नहीं, वो खुद से उसको ब्राउज कर रहा है, उसमें भी पनिशमेंट है। आप इंटरनेट में अगर कोई आपका बच्चे के लिए कोई पॉर्न वीडियो देखना चाहेगा तो दिस विल ऑल्सो बी कम्स अंडर दिस एक्ट, है ना। अगर कोई ब्राउज कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, कोई एडवर्टाइज कर रहा है, इस प्रकार का प्रमोट कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, तो ये सारा चीज जो है इट विल बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 67B। ठीक है, फिर बोला जा रहा है एनी पर्सन हु कल्टिवेट्स और एंटिसेस इंड्यूसेस चिल्ड्रेन इन ऑनलाइन रिलेशनशिप विथ ऑन और मोर चिल्ड्रेन और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। अगर कोई किसी बच्चे के साथ भी ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाता है और उस बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट करता है तो दिस विल कम्स अंडर ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। चौथा क्या है, अगर किसी भी बच्चे को कोई एब्यूज करता है ऑनलाइन, अगर किसी बच्चे को कोई एब्यूज करता है देन ऑल्सो इट विल बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 67B। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बताया गया ऑफेंडर कौन कौन होगा, अब हम लोग देख लेंगे इसका पनिशमेंट क्या होगा। तो पनिशमेंट बोला गया 5 साल का जेल और 10 लाख तक का जुर्माना। कब होगा, ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा 5 साल का जेल और 10 लाख का जुर्माना फर्स्ट ओकेशन में। सेकेंड ओकेशन में क्या हुआ, तो 7 साल का जेल और 10 लाख का। तो बेसिकली 67A 67B दोनों में देखिए सेम पनिशमेंट आपका यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग देखे थे, यहाँ पे भी हम लोग वही देखे थे 7 साल का जेल एंड देखिए ये सारा चीज आपका एंड बोला जा रहा है, जेल तो आपका होगा ही होगा, साथ में आपका 10 लाख का जुर्माना भी होगा, है ना, 10 लाख तक का। और यहाँ पे 5 लाख और 5 साल और 10 लाख, तो ये हमको याद रखना यहाँ पे पड़ेगा। आगे आते हैं हम लोग 67 का सी में। 67C क्या बता रहा है, तो बोला जा रहा है प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होता है, हम लोग देखे थे गूगल मेरा इंटरमीडियरी है, फेसबुक मेरा इंटरमीडियरी है, मेरा जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड किया है वो मेरा इंटरमीडियरी है, मेरा जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो मेरा इंटरमीडियरी है, मेरा साइबर कैफे मेरा इंटरमीडियरी है। तो बोला जा रहा है इन सबके पास, इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई सर्टेन पीरियड के लिए तुम डेटा जो है उसको प्रिजर्व कर सकते हो। तो बोला जा रहा है इंटरमीडियरी शैल प्रिजर्व एंड रिटेन सच इंफॉर्मेशन as may be specified for such duration in such manner and in such format by central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा बात बोल दिया कि कौन सा इंफॉर्मेशन तुमको प्रिजर्व करना है, कौन सा इंफॉर्मेशन को कितने ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व करना है, किस तरीके से किस फॉर्मेट में तुमको प्रिजर्व करना है। तो इंटरमीडियरी को अकॉर्डिंगली ये काम करना पड़ेगा। अब बोला जा रहा है एनी इंटरमीडियरी who intentionally or knowingly contravenes the provision of subsection 1 shall be punishable with imprisonment of 3 years and also liable to fine। तो 3 साल और फाइन कहाँ पे हम लोग देखे थे, जहाँ पे हम लोग देखे थे 66 का ए, 66 के ए में भी मेरा यही पनिशमेंट था,
जहां पे आपका बताया गया था 3 साल एंड फाइन, है ना। 66 के ए में क्या था एक बार देख लीजिए। 66 के ए में पनिशमेंट फॉर ऑफेंसिव मैसेजेस, तो कोई व्यक्ति ऑफेंसिव मैसेज करता है तो भी क्या होता है, उसका 3 साल का जेल और आपका फाइन हो सकता है। सिमिलरली कोई इंटरमीडियरी अगर डेटा जिसको उनको प्रिजर्व करना था अगर वो प्रिजर्व नहीं किया, है ना, तो उनके अगेंस्ट में भी पनिशमेंट हो सकता है 3 साल का जेल और फाइन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 68। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा 65 से लेके 67 का सी, तो यहाँ पे आप देखिएगा 65 में है, 66 में है। 66 के ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये सारा पेनल्टी है। 67 में आपका 3 गो है, 67 का ए, 67 का बी और 67 का सी, बेसिकली 4 गो आपका 67 में भी है। ठीक है, तो मैं इसका एक कंपैरेटिव टेबल भी मैं आपको बना दूंगा जहाँ पे एक ही टेबल में सारा पनिशमेंट भी रहेगा। ठीक है, फिलहाल इसके भीतर हम डाले नहीं, पर मैं वो करके आपको एक जगह पे दे दूंगा ताकि आपको इसको याद रखने में थोड़ा सा आसानी मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब क्या बोला गया, बोला गया डायरेक्शन बाय कंट्रोलर। तो कंट्रोलर कौन था, तो हमने देखे थे कंट्रोलर जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपॉइंट करता था, है ना। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करता था, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करता था सब्सक्राइबर के लिए, है ना। तो बोला जा रहा है कंट्रोलर का जो डायरेक्शन है वो मानना पड़ेगा, किसको मानना पड़ेगा, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनको मानना पड़ेगा। सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो एम्प्लॉई है उनको भी मानना पड़ेगा। तो बोला जा रहा है द कंट्रोलर में बाय ऑर्डर डायरेक्ट ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी और एनी एम्प्लॉय ऑफ सच अथॉरिटी टू टेक सच मेजर्स, किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए, मेजर्स लेने के लिए उनको बोल सकता है कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, या फिर बोल सकता है टू सीज कैरिंग ऑन सच एक्टिविटीज, किसी भी प्रकार का एक्टिविटी जो कर रहा था वो बंद करने के लिए भी बोल सकता है ना। कुछ करने के लिए भी बोल सकता है, कुछ करने के लिए मना भी कर सकता है। कौन कर सकता है, डायरेक्टर, है ना, कंट्रोलर। अब बोला जा रहा है एनी पर्सन हु इंटेंशनली और नोइंगली फेल्स टू कंप्लाई विथ सच ऑर्डर। अब मान लीजिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी को उन्होंने बोला था तुमको अभी और सर्टिफिकेट इशू नहीं करना है, और उन्होंने क्या किया, उसका बात कुछ सुना नहीं, बोला तू जो करना है कर ले, हम तो करके रहेंगे, है ना। तो इंटेंशनली क्या हुआ, ही हैज फेल्ड टू कंप्लाई विथ सच ऑर्डर। तो बोला जा रहा है शैल बी लायबल ऑन कन्विक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पनिशमेंट, तो 68 में हमारा बोला गया आपका 2 साल और आपका 1 लाख और आपका बोथ, है ना, ये तीनों चीज हो सकता है, 1 2 3, 1 साल 1 लाख का पनिशमेंट, 2 साल का जेल, और आपका दोनों भी हो सकता है ना, 2 साल का जेल और 1 लाख का पनिशमेंट और साथ में बोथ। अब आते हैं हम लोग 70 के बी। 70 के बी में एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया, यहाँ से आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बोला जी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये कौन है, इसका नाम आपको याद रखना होगा। ये है मेरा नेशनल नोडल एजेंसी, है ना, ये है मेरा, ये साइबर रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड सारा मैटर्स का देखभाल करने के लिए जो मेरा नोडल एजेंसी है उनका क्या नाम है, सवाल आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल नोडल एजेंसी, है ना। तो बोला जा रहा है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ICERT, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये कौन है, ये मेरा नेशनल नोडल एजेंसी है। ठीक है, अब बोला जा रहा है अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा बाय गेजेट नोटिफिकेशन। इसका जो हेड होता है उनको क्या बोला जाता है, उनको आपका डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। बोला जा रहा है एनी सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडियरी, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन हु फेल्स टू प्रोवाइड information called for or comply with the direction of ICERT shall be punishable with an imprisonment for a term which may extends up to 1 year और फाइन हो सकता है 1 लाख और आपका बोथ। तो बेसिकली आप देखिएगा जहाँ पे छोटा मोटा एक्टिविटी है ना वहाँ पे आपका 1 लाख तक का ही पेनल्टी है ना। तो बोला जा रहा है ICT का
ICERT इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर, कोई इंटरमीडियरी या फिर कोई डेटा सेंटर या फिर कोई पर्सन अगर फेल करता है, इसको कंप्लाई नहीं कर पाता है, तो बोला जा रहा है, माना जाएगा उन्होंने कुछ गड़बड़ी किया और उनको हम 1 साल का जेल, 1 लाख का पेनल्टी, ये हम दे सकते हैं, आइदर दिस और बोथ, है ना। तो ICERT कहाँ पे बताया गया, 70 के बी में बताया गया। यहाँ पे 1 लाख और 1 साल, है ना, यहाँ पे आपका 1 लाख और 1 साल, इसको हमको याद रखेंगे। और बोला गया नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट इसको संज्ञान में नहीं लेगा। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट ऑन कंप्लेन मेड बाय एन ऑफिसर, है ना। ICERT का जो ऑफिसर है कोई, अगर वो ऑथोराइज्ड है और वो आके कंप्लेन करता है, तभी जाके कोर्ट संज्ञान में लेगा, अदरवाइज कोर्ट इसको संज्ञान में नहीं लेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस, कुछ और पेनल्टी है जो यहाँ पे आपका बताया गया है। आप यहाँ पे ऑफेंसेस को देख लीजिए, पेनल्टी सारा सेम है। ठीक है, ऑफेंसेस में क्या है, तो बोला गया मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी, है ना, फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस और सर्टिफिकेट। तो देखिए हमारा कंट्रोलर क्या करता है, लाइसेंस देता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। अब अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कुछ गलत रिप्रेजेंटेशन दिया या फिर कुछ बातें छुपाया, या फिर मेरा जो सब्सक्राइबर है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन देता है या फिर आपका कोई फैक्ट को छुपाता है ना, तो ये दोनों केस आपका आ जाएगा अंडर सेक्शन 71। क्लियर है। पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, 2 साल का जेल, 1 लाख ही होगा, छोटा मोटा अपराध है, 1 लाख तक का पेनल्टी और आपका बोथ। ठीक है, अब क्या आता है, बोला जा रहा है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर कोई इंफॉर्मेशन जो आपका कॉन्फिडेंशियल था, है ना, और आपने क्या किया, उसको पब्लिक कर दिया, अपने किसी का प्राइवेसी को भंग करवा दिया, है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी, जो आपको जब पता था, आपने क्या किया, उस कॉन्फिडेंशियलिटी को भंग कर दिया, तो बोला जा रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, है ना, ये सारा आपका ऑफेंसेस माना जाएगा। पेनल्टी सेम है, 2 साल का जेल, 1 लाख का पनिशमेंट और बोथ। ठीक है, बोला जा रहा है एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में है, देखिए यहाँ पे पहला वाला को आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये है आपका एक्शन ऑन गुड फेथ। जैसे मान लीजिए मैं एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाके मैंने मेरा कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर किया। अब इसको आप इस तरीके से समझिए, मेरा कोई ऑनलाइन डॉक्टर के साथ विजिट चल रहा है ना, मेरा किसी डॉक्टर के साथ ऑनलाइन विजिट चल रहा है। अब डॉक्टर ने क्या किया, हमको ऑनलाइन बहुत सारा इंफॉर्मेशन पूछा, हमने सारा उनको बताया, और बताने के बाद डॉक्टर को मेरे बारे में बहुत सारा बातें पता हो गया और उन्होंने क्या कर दिया, इस मेरा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर के साथ मैं कोई लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था कि भाई तुम इसको पब्लिक नहीं करोगे, है ना, बट ये एक मोरल मैटर है, ये एक्शन ऑन गुड फेथ है ना। हम मानते हैं कि मेरा डॉक्टर जो है मेरा सीक्रेसी को भंग नहीं करेगा, तो उन्होंने ये गड़बड़ किया, बोला भैया तुमको 2 साल का पेनल जेल हो सकता है, तुमको 1 लाख का पेनल्टी लग सकता है, दोनों का दोनों भी हो सकता है। तीसरा केस क्या है, 72A में, अगर मेरे साथ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है किसी का, एज पर लॉ हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को भंग करके किसी दूसरे को बता दिया, है ना, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पे ये डिस्क्लोजर नहीं होना था, फिर भी मैंने क्या किया, उसने क्या किया, मेरा ये इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर दिया। जैसे जैसे मान लीजिए आप इस प्रकार से मान सकते हो कि जब हमने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट, हमारा कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं, तो एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे मान लीजिए उन्होंने हमको किया कि ठीक है आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, है ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि वो ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। बट ये अगर वो बेच देता है, किसी दूसरे के पास दे देता है, तो उसने क्या किया, इसका भंग किया, तो पनिशमेंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, आगे आता है पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिया गया था और उसमें जब लिया गया था कुछ फॉल्स पर्टिकुलर उसमें दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, अब बहुत सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए जो होता है वो क्या होता है, जब फाइनल ईयर में पढ़ता है
है ना, जब सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ता है। तो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पहले, रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले वो आपका अपने नाम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखना शुरू कर देता है। कोई डॉक्टर है, जब एमबीबीएस पास करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तब जाके वो डॉक्टर बनेगा। पर मान लीजिए उसके पहले से ही वो डॉक्टर करना शुरू कर दिए, तो क्या हुआ, उसने कोई फॉल्स पर्टिकुलर दिया और उसने जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो ले लिया। तो यहाँ पे उनको भी पनिशमेंट हो सकता है 2 साल का, 1 लाख का और बोथ। फिर बोला गया, अगर पब्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर फ्रॉड्यूलेंट पर्पस, अगर फ्रॉड्यूलेंट पर्पस से कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को यूज करता है, तो ये भी आपका पनिशेबल ऑफेंस है, 2 साल, 1 लाख और बोथ। तो ये पेनल्टी हमारा 71 से लेके 74 के भीतर दिया गया। इसके अलावा फर्स्ट शेड्यूल है, जो हम लोग ऑलरेडी पहले क्लास में डिस्कस किए हुए थे, और ये सेकेंड शेड्यूल है, इसको भी हम लोग ऑलरेडी पहले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ तक हम लोगों का आईटी एक्ट जो है वो आपका खत्म होता है। इसके भीतर अगर किसी को कुछ बोलना, बताना, पूछना है, कोई डाउट रह गया तो आप बताइए। 72A का डिफरेंट पेनल्टी, 72A का डिफरेंट पेनल्टी, चलिए एक बार देख लेते हैं। आईटी एक्ट, आईटी एक्ट, चलिए किसी को और अगर कुछ बोलना, बताना, पूछना है तो बताइए। 72A पनिशमेंट फॉर लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू हैविंग, अच्छा 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 अच्छा, चलिए 72 है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे इसको करेक्शन हम लोगों को करना रहेगा ना, 5 लाख और बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पनिशमेंट, हाँ, wrongful loss or in case of lawful contract, such matter shall be punished with imprisonment which may up to 3 years, 5 लाख और बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलिए तो ये हम लोगों को थोड़ा सा एक करेक्शन हम कर लेते हैं। 72A ना, 72A जो है, ये हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, 3 साल, 5 लाख और बहुत, है ना। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, 3 years, 5 लाख, 3 years, 5 लाख और बहुत, ठीक है। चलिए तो 72A जो है ये मेरा चेंज हो जाएगा, इसको हम करेक्शन कर लेते हैं, बाकी ये मेरा एक रहेगा, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ बोलना, बताना, पूछना? थैंक यू दीपंकर जी। ऑफेंसेस पनिशमेंट मतलब, अनुराग जी क्या बताना चाह रहे हैं, और एक बार बताइए। एक बार और हम लोग डिस्कस कर ले इसको, या फिर चलिए अभी हम लोग सवाल जवाब कर ले, आप ही लोग बताइएगा कितना आपको याद है, करें। चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे मेरा कंप्यूटर स्क्रीन को देवी और सजनों आपके सामने से हटा लेता हूँ। सवाल आपके स्क्रीन पर नहीं आएगा, बस अपना कान के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। बस बाद में जब आप लोग रिकॉर्ड देखिएगा तो उसमें आपका मिल जाएगा, पर अभी यहाँ पे आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो पहला ऑफेंसेस हम लोग देखे थे, आप याद करके देखिए। टेम्पोररी, टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट कहाँ पे बताया गया था? टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, बताइए कहाँ पे बताया गया था? सेक्शन 65 में बताया गया था, वेरी गुड। पनिशमेंट क्या था? सेक्शन 65 में बताया गया था टेम्परिंग ऑफ सोर्स कोड, है ना। क्या पनिशमेंट था? 3 साल और 2 लाख और बोथ, है ना। 3 साल 2 लाख, 3 साल 2 लाख, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 66। सेक्शन 66 में क्या बताया गया था? सेक्शन 66 में क्या बताया गया था, याद है किसी को? सेक्शन 66 में क्या था?
कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड, वेरी गुड, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस मतलब क्या था उसमें, उसमें क्या था, किसी ने मेरे कंप्यूटर को एक्सेस किया अनऑथराइज्डली, वहाँ पे कुछ डाउनलोड किया है ना, उसको डैमेज किया, डिसरप्ट किया, तो ये सारा आ जाएगा कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के भीतर। पनिशमेंट क्या था बताइए, 3 साल 5 लाख बोध, वेरी गुड, 3 साल 5 लाख बोध, है ना, 3 साल 5 लाख बोध। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 66A में। सेक्शन 66A में क्या बताया गया था, याद है किसी को? 66A में पहला हुआ टेम्परिंग, फिर हुआ कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड, फिर हुआ आपका ऑफेंसिव लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे क्या बताया गया था, यहाँ पे बोला गया था आपका ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑफेंसिव लैंग्वेज अगर बोलेगा तो क्या हो सकता है भाई, ऑफेंसिव लैंग्वेज के लिए तो बोला कि गाली ही तो दिया है, चलो उसको हम फाइन करेंगे बट लिमिट उसका नहीं रखेंगे, 1 लाख नहीं है यहाँ पे। ऑफेंसिव के लिए बोला गया 3 साल एंड फाइन, 3 साल एंड फाइन, ठीक है। अब कितना फाइन होगा उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, 66A में कितना फाइन होगा उसके बारे में नहीं बोला गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 66B। 66B में क्या बताया गया था, स्टोलन कंप्यूटर, वेरी गुड, स्टोलन कंप्यूटर, 66B में स्टोलन कंप्यूटर के बारे में बताया गया था, स्टोलन कंप्यूटर, है ना। टेम्परिंग किया पहले, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस किया, फिर यहाँ पे आपका ऑफेंसिव लैंग्वेज बोला, फिर आपका स्टोलन कंप्यूटर। स्टोलन कंप्यूटर अगर कोई यूज़ करेगा तो पनिशमेंट क्या हो जाएगा, 3 साल 1 लाख और बोथ, वेरी गुड, यहाँ पे आपका 3 साल हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा और बोथ हो जाएगा, है ना। बंदा चोरी तो खुद नहीं किया ना, इसलिए उसको पनिशमेंट थोड़ा कम दिया गया। अब आते हैं हम लोग 66C। 66C में क्या बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखिएगा, आइडेंटिटी, वेरी गुड, वेरी गुड। आइडेंटिटी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना देखने से दिखाने से, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, सी मतलब देखना, है ना, तो आइडेंटिटी कार्ड देखना 66C में बताया गया, आइडेंटिटी थ्रेफ्ट। पनिशमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग देखे थे ना 66C पनिशमेंट क्या था, 3 साल 1 लाख, बिल्कुल 3 साल 1 लाख। फिर आता है 66D, है ना, 66D आप इसको याद रखिए, इसमें था CID और इसमें आप याद रखिए डिस्प्ले पिक्चर, है ना, डीपी, डीपी ये क्या हो गया 66D में। 66D में क्या बताया गया था बताइए, पर्सोनेशन, है ना, पर्सोनेशन, वेरी गुड। डीपी आप याद रख सकते हैं, हम लोग बोलते हैं ना डीपी कि भाई डीपी बदल दिया, तो डीपी में क्या था, डीपी में बताया गया 3 साल और कितना है पर्सोनेशन के केस में, 3 साल और 1 लाख, है ना, 3 साल और 1 लाख। 66B 66C 66D ये तीनों का BCD, 66 का BCD तीनों में आप देख सकते हैं 3 साल है और 1 लाख है, 3 साल है और 1 लाख है, ठीक है। फिर आता है आपका 66 का E। 66 का E उसमें क्या बताया गया था, 66 के E में वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, है ना, किसी का प्राइवेसी, चलिए हम एक बार मिला लेते हैं। 66 के क्या बताया गया था इसमें, ई में वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। चलिए EVP, है ना, EVM के बदले EVP हो गया ना, EVM मशीन होता था उसके बदले ये आपका EVP है, ठीक है। चलिए तो EVP इसमें क्या बताया गया आपका, अगर किसी का वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी होगा तो 3 साल 2 लाख और बोथ, वेरी गुड। अच्छा बताइए 66 के F में क्या बताया गया था, 66 के F में क्या बताया गया था, 66 के ए में, बिल्कुल 66 के एफ में बताया गया था साइबर टेररिज्म, 66 के एफ में बताया गया था साइबर टेररिज्म, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 66 का एफ साइबर टेररिज्म, पनिशमेंट कितना है बताइए 66 के, देखिए 66 में जितना सारा पनिशमेंट है सबसे ज़्यादा पनिशमेंट कहाँ पे है, उसके आखिरी में दिया गया।
आखिरी में मतलब एफ में दिया गया। एफ में क्या दिया गया? लाइफ इम्प्रिजन के पनिशमेंट दिया गया। लाइफ इम्प्रिजन के पनिशमेंट कहाँ पे लगता है? जब हमारा कोई साइबर टेररिज्म करता है तो जाके लाइफ इम्प्रिजन का पनिशमेंट रहता है। तो 65 हमारा था टेम्परिंग, टेम्परिंग ऑफ सोर्स कोड। 66 हमारा था कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। 66 के ए मेरा था ऑफेंसिव लैंग्वेजेस। 66 के बी हमने क्या देखा था? 66 के बी, चलिए हम भूल गए, एक बार बताइए। स्टोलन कंप्यूटर ना, 66 का बी, एफ फॉर फाइनल, बिल्कुल एफ फॉर फाइनल पेनल्टी, है ना। स्टोलन कंप्यूटर, स्टोलन कंप्यूटर बी में था। अच्छा 66 के सी में था CID, आइडेंटिटी कार्ड जो है, आइडेंटिटी थेफ्ट था 66 के सी में। पर्सोनेशन DP 66 डी में था पर्सोनेशन। 66 के ई, 66 के ई में हमने क्या देखा था? 66 के ई में हमने क्या देखा था, एक बार बता दीजिए हमको। 3 साल, हाँ, वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी, EVP, है ना। EVM के बदले, EVM जब वायोलेशन हो जाता है तो प्राइवेसी भंग होता है लोगों का, है ना। EVM अगर कोई हैक कर लेता है तो लोगों का प्राइवेसी भंग हो सकता है ना। 66 के ई में आपका वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी है। पनिशमेंट 3 साल 2 लाख और बोथ। 66 के एफ में क्या है? 66 के एफ में, 66 के एफ में कब साइबर टेररिज्म, बिल्कुल पनिशमेंट क्या है? लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ गया मेरा 66 तक। 67 में हमने 3 देखा था, 67 सॉरी 4, 67, 67A, B और C। 67 में क्या था? 67 में क्या था? 67 ऑब्सिन मटेरियल, किसी भी प्रकार का इमेज हो गया ऑब्सिन, है ना, किसी ने भेजा ऑब्सिन मटेरियल, किसी ने भेजा। यहाँ पे 67 में जितना सारा पेनल्टी है सब में एक है फर्स्ट कन्विक्शन और एक है सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। तो अगर ऑब्सिन मटेरियल कोई दिखाएगा पहला ओकेशन में, कितना साल कितना लाख बताइए? 67 में 3 साल 5 लाख, वेरी गुड, 3 साल 5 लाख। अच्छा बताइए सब्सिक्वेंट ओकेशन में क्या हो जाएगा? इसमें 2 बढ़ा दीजिए और उसमें डबल कर दीजिए, है ना, क्या हो जाएगा? 5 साल 10 लाख, वेरी गुड, 5 साल 10 लाख। अब आता है 67 का ए। 67 के ए में क्या बताया गया था? किसको याद है? 67 के ए में क्या बताया गया था? 67 का ए में था सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, है ना, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, ठीक है। चलिए 67 के ए में था सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। पनिशमेंट क्या था? पनिशमेंट इसमें ज़्यादा होगा। देखिए पहली बार किसी ने इमेज भेजा, फिर उसके लिए पनिशमेंट कम है। सेकेंड टाइम किसी ने वीडियो भेजा, उसके लिए पनिशमेंट ज़्यादा है ना। चलिए अब यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार का एक्ट के बारे में अगर कोई भेजता है तो पनिशमेंट क्या है? 5 साल 10 लाख। सब्सिक्वेंट ओकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्सिक्वेंट ओकेशन हो जाएगा 5 के साथ 2 ऐड कर दीजिए, है ना, सेकेंड टाइम है इसलिए 2 बढ़ा दीजिए, 7 साल हो जाएगा। और मैक्सिमम पनिशमेंट मेरा 10 लाख है इसलिए उससे हम और बढ़ाएंगे नहीं, 7 साल और 10 लाख। अब आता है 67 का बी। 67 का बी में क्या बताया गया था बताइए? 67 के बी में, 67 के बी में क्या बताया गया था? बच्चों को अगर, बिल्कुल, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट ऑफ चिल्ड्रेन, अगर बच्चे के लिए कोई ऐसा करता है तो यहाँ पे भी देखिए दोनों जगह पे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है, दोनों जगह पे पनिशमेंट आपका सेम रखा गया, 5 साल 10 लाख, 7 साल 10 लाख। यहाँ पे भी 5 साल 10 लाख, 7 साल 10 लाख, पर यहाँ पे पनिशमेंट और ज़्यादा होना चाहिए था क्योंकि बच्चे के साथ कोई गड़बड़ी कर रहा है तो इसमें और ज़्यादा पनिशमेंट होना चाहिए था, है ना, बिल्कुल। अब आता है 67 का सी। 67 के सी में क्या बताया गया था? किसको याद है? इसमें आपका थोड़ा छोटा पनिशमेंट है। 67 का सी, इसमें क्या बताया गया था? इंटरमीडियरी को पनिशमेंट, है ना। 67 का सी में क्या था? इंटरमीडियरी। 67 के सी में क्या था? प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी अगर इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं करता है तो पनिशमेंट क्या हो जाएगा? 3 साल एंड फाइन, है ना, 3 साल एंड फाइन, 3 साल हो जाएगा, लायबल टू फाइन भी हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया इंटरमीडियरी, ठीक है।
तो 67, 67A, 67B, 67C में हो गया इंटरमीडियरी। 68 में क्या था? 68 में यहाँ पे था कंट्रोलर। कंट्रोलर का कोई डायरेक्शन अगर मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो भी उसको पनिशमेंट देना है। 2 साल 1 लाख और बोथ, है ना। यहाँ पे क्या था? 2 साल 1 लाख और बोथ। और फिर हमारा था ICERT, ICERT का डायरेक्शन। तो 68 में क्या था आपका? कंट्रोलर का डायरेक्शन। 68 में क्या था? कंट्रोलर का डायरेक्शन। 70B में क्या है? ICERT का डायरेक्शन। इसमें अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा? तो कंट्रोलर का नहीं माना जितना था ICERT में और थोड़ा कम है। बताइए कितना है पनिशमेंट? बिल्कुल, ICERT 70B में है और इसमें पनिशमेंट है 1 साल और 1 लाख, है ना। इसका ऑर्डर अगर कोई नहीं मानेगा तो 1 साल 1 लाख। कंट्रोलर का नहीं मानेगा 2 साल 1 लाख। ICE का नहीं मानेगा तो 1 साल 1 लाख। इंटरमीडियरी को 3 साल और फाइन, है ना। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख लिया। उसके बाद बाकी तो हम लोग देख लिए हैं। तो यहाँ तक हमारा IT एक्ट जो है ख़त्म होता है। इसके बाद IT एक्ट के ऊपर एक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे। कब टेस्ट दीजिएगा? कल या परसों? बताइए। पिछले का भी हमारा कुछ टेस्ट छूटा हुआ है, उसको रिवाइज करना है और टेस्ट आपको देना है। अभी आप लोगों को रोज दिन 1-2 टॉपिक रिवाइज करना है और उसके ऊपर टेस्ट देना है मंडे। चलिए, तो IT एक्ट का टेस्ट रहेगा आपका मंडे, ठीक है। परसों, ठीक है, अच्छा परसों। चलिए, तो मंडे आपका IT एक्ट का टेस्ट रहेगा। क्लियर है? तो ये वाला टेस्ट आपका रात में ही रहेगा। मैं लिंक आपको रात में शेयर कर दूंगा, आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। आपके हाथ में ही टाइम है, आपको जब मन मर्जी है दे सकते हैं। प्रेफरेबल टाइम आप याद रखिए, रात में क्लास हो जाएगा, उसके बाद खाना पीना हो जाएगा, फिर आपका अभी हम लोग जितना दिन हमारा बचा हुआ है, रोज दिन हम लोग 2 शिफ्ट में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बार मान लीजिए सुबह, एक बार शाम। हम लोग टारगेट करते हैं कि इस महीने के अंत तक ये वाला सिलेबस हमारा जो है वो कंप्लीट कर लेने का, ठीक है। पर थोड़ा सा देखिए, आप रिवाइज करने के ऊपर ज़्यादा करिए। सिलेबस हम लोग धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर ही लेंगे। आपके एग्जाम से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सेक्शन 70 ऑन से आगे। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। जब आपकी मन की बात, मोदी जी भी मन की बात मानता है, हम ना मानेंगे तो कैसे चलेगा। अब बताइए आप, पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन कौन सा सेक्शन पे बताया गया? मिस रिप्रेजेंटेशन, सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा सेक्शन पे बताया गया? 70 ऑन में बताया गया। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट क्या है उसका? पनिशमेंट है 2 साल और 2 साल और कितना लाख का? 2 साल 1 लाख। वेरी गुड, 2 साल 1 लाख। अच्छा बताइए, पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। किसी के साथ मेरा लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें ब्रीच कर दिया, पनिशमेंट कितना लगेगा? यहाँ पे पनिशमेंट कितना है बताइए? यहाँ पे पनिशमेंट बिल्कुल 3 साल 5 लाख बोथ, 3 साल 5 लाख और बोथ, है ना। 3 साल 5 लाख और बोथ, ये वाला हमारा एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। फिर पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, किसी का कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी जो है उसमें आपका किसी ने ब्रीच कर दिया, है ना, उसमें कुछ भंग कर दिया, पनिशमेंट कितना हो जाएगा? पनिशमेंट क्या हो जाएगा? 2 साल और 1 लाख। वेरी गुड, वेरी गुड, बताइए, अच्छी बात है। अच्छा बताइए, आपका पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसके बारे में विथ फॉल्स पार्टिकुलर्स, है ना। फॉल्स पार्टिकुलर देते हुए अगर कोई सर्टिफिकेट लेता है, कौन सा सेक्शन पे बताया गया? फॉल्स पार्टिकुलर देते हुए अगर कोई सर्टिफिकेट लेता है, कहाँ पे बताया गया? 73 में बताया गया। वेरी गुड। अच्छा, अगर सर्टिफिकेट को कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस से यूज करता है, कहाँ पे बताया गया? सर्टिफिकेट अगर कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस से यूज करता है तो 74 में बताया गया। अच्छा बताइए कि चेक जो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, उसके ऊपर हम लोग देखे थे IT एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के भीतर चेक इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के भीतर वेदर चेक इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड? चेक इज एक्सक्लूडेड। वेरी गुड। अच्छा बताइए, कोई एक ट्रस्ट है, कोई एक ट्रस्ट है, वेदर IT एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन इट और नॉट?
आईटी एक्ट जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नॉट इंक्लूडेड होगा। अच्छा बताइए, इंडियन एविडेंस एक्ट, वेदर आईटी एक्ट हैज एनी इफेक्ट ऑन इट और नॉट? इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर बिल्कुल है, इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर इसका इफेक्ट है। सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, इसके ऊपर इफेक्ट है या नहीं है? इसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से एक सवाल आपका आएगा, जैसे आपका दे देगा कौन सा एक्ट के ऊपर इसका इफेक्ट है, किसके किसके ऊपर नहीं है। एक मान लीजिए सक्सेशन एक्ट दे दिया, एक आपका आईटी एक्ट दे दिया, एक आपका इंडियन एविडेंस एक्ट दे दिया, एक आपका बैंकर्स बुक एक्ट दे दिया, एक आपका रिजर्व बैंक एक्ट दे दिया, है ना। तो ये हम देखना है रिजर्व बैंक वाला भी एप्लीकेबल है, इसके ऊपर एप्लीकेबल है, सक्सेशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये वाला सवाल भी हम लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आईटी एक्ट का हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद आप लोगों को इसको रिवाइज करना है, और साथ में आप लोग अगर समय दीजिएगा हाफ एन आवर का, तो पीएम एसबीआई पीएम जेजेबीआई में ख़त्म कर दूंगा। क्या किया जाए बताइए?